एंड शिल्पकार डॉक्टर श्याम गुलाब सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गुलाब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसेल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, हमें अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। इतना ही नहीं, हमें अपने देश को फिर से उस मकाम तक लेके जाना है जिस मकाम पे, जिस पोजीशन पे हम हजारों सालों तक थे। हजारों सालों तक हमने दुनिया के हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व किया है। और ये स्थान पर भारत को कौन लेके जा सकता है? तो वो है हमारे लोग। ये सब उनके ही हाथों में है। और एमसेल में हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने लोगों को उसके लिए सक्षम बनाएं। आज हमारे लोगों के सामने बहुत सिंपल चीजों को लेके इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, समस्या है। उस समस्या का हम निराकरण करें। उनको, उनके परिवार के लिए जो मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए उसका हम इंतजाम करें। एक सस्टेनेबल इनकम, एक सस्टेनेबल अच्छी लाइफ उनको प्रदान करें। इतना ही नहीं, ये आर्थिक विकास कई सारे सामाजिक प्रॉब्लम्स के लिए भी, समस्या के लिए भी जरूरी है। अभी हम समझते हैं कि एजुकेशन को लेके हमारे यहाँ कुछ गंभीर समस्या है, लेकिन ये जो लोग हैं जिनके यहाँ अभी उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि कब उनके बच्चे बड़े हो जाए और कब उनके वो बच्चे 2 पैसे जुटाने में उनकी मदद करें। अगर हम समझते हैं कि लोक संख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उपाय क्या है? तो पूरी दुनिया में जो स्लोगन है, पूरी दुनिया का जो एक प्रिंसिपल है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन टू प्रिवेंट दिस पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यानी कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लेंगे, कोई भी सामाजिक समस्या भी लेंगे, तो भी उसके जड़ पे होती है ये आर्थिक चीज। तो इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य कि हम अपने समाज का पहला ये इनकम बढ़ाए। अभी कभी भी समाज के इनकम की बात होती है तो उसे एक शब्द का उपयोग किया जाता है, वो है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी जैसे किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को लेके तैयार होती है, किसी सर्विस को लेके तैयार होती है, और वो प्रोडक्ट, वो सर्विस उस साल में वो कितना तैयार करती है, कितना बेचती है, उसके ऊपर डिपेंड होता है उसका रेवेन्यू। वैसे ही उस समाज में, उस देश में या अपने तहसील में उस एक साल में कितने सारे वस्तु और सेवा का निर्माण होता है, उसका एकत्रित मूल्य, उसको कहते हैं हम जीडीपी। तो किसी भी समाज का जो इनकम है वो दर्शाने के लिए इस शब्द का उपयोग होता है। तो हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हमें अपने तहसील की जीडीपी, हमारे तहसील के समाज का जो इनकम है वो बढ़ाना है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जब हमारे तहसील में जो समाज रह रहा है उसका इनकम बढ़ाना है, तो उस समाज में रहने वाले हर तरह के जो घटक है, जो अलग अलग सेक्शन है, उनका इनकम बढ़ाना है। अगर हमें तहसील की सर्वसमावेशक ऐसी प्रगति करनी है तो हमें तहसील के हर घटक जिसमें शामिल हो, ऐसी तरह से काम करके इनका इनकम बढ़ाना है। जब भी इनकम बढ़ाने की बात होती है, जब भी जीडीपी बढ़ाने की बात होती है, तो एक बात हमें समझनी चाहिए कि क्यों ऐसे देश है कि जिनका जीडीपी ज्यादा है, जिनका इनकम ज्यादा है, और उस देश में लोग टैक्सेस भी ज्यादा देते हैं, गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसे तैयार होते हैं, और उस ज्यादा पैसे के साथ गवर्नमेंट सुविधाएं तैयार करती है। और उसी जगह पे कोई ऐसे देश होते हैं कि जो चाहते हुए भी उनका इनकम नहीं बढ़ रहा है। तो कौन सा ये जीडीपी जो है, या देश का इनकम या समाज का इनकम किसकी वजह से बढ़ता है, ये समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे बढ़ता है ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो देखते हैं ये जीडीपी किसके वजह से बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ गवर्नमेंट स्पेंडिंग है जो 17% बढ़ाती है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट है 17% बढ़ाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कारोबार है किसी भी देश का, किसी भी समाज का, वो बढ़ाती है 3-4%। लेकिन सबसे ज्यादा परिणाम जिस वजह से होता है, जिसके वजह से सबसे ज्यादा समाज का इनकम, तहसील का इनकम, देश का इनकम बढ़ सकता है, वो है पर्सनल कंजम्पशन। वो किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिवार में जो भी चीजें जिसका इस्तेमाल होता है वो, और उसमें भी अगर देखोगे आप, तो कौन सी वो चीजें हैं कि जिससे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन या सबसे ज्यादा जीडीपी बढ़ सकता है?
तो वो चीजें नहीं है दोस्तों जो 5 साल में एक बार हम खरीदते हैं, जो 3 साल में एक बार खरीदते हैं। यानी हमने मोटर गाड़ी खरीदी की, हमने टीवी, फ्रिज इसका इस्तेमाल किया, तो ये जो चीजें हैं जो 3 4 5 साल में हम खरीदते, उससे जीडीपी का निर्माण नहीं होता ज्यादा। जीडीपी का निर्माण होता है बहुत छोटी छोटी चीजों से, जो हर दिन का साबुन इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तेल है, हम कपड़े जो पहनते हैं, हम किचन में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए चीजें इस्तेमाल करते हैं, ये जो चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें, इनसे सबसे ज्यादा जीडीपी का निर्माण होता है। अभी ये जीडीपी अगर हमें समाज का इनकम बढ़ाना है, अगर हमें तहसील के हर घटक का, हर परिवार का इनकम बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके समझने के लिए इस अर्थशास्त्र का ये जो नियम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इस अर्थशास्त्र का ये जो नियम है, इसे कहते हैं केनीशियन प्रिंसिपल। ये कहते हैं कि किसी भी समाज का इनकम कैसे बढ़ाया जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि उस समाज में कितनी स्पेंडिंग होती है, कितना खर्चा करते हैं लोग। तो किसी भी समाज में अगर हम कुछ पैसे कमा के दें, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एवरेज है कि लोग 90% जो जो पैसे कमाते हैं, 90% वो खर्च कर देते हैं और सिर्फ 10% वो सेव करते हैं। तो इसका मतलब अगर हमने 1,000 रुपए किसी को कमा के दिए, तो वो 900 रुपए खर्च करेगा और 100 रुपए अपने पास जमा रखेगा। अब ये 900 रुपए कैसे खर्च करेगा वो? तो उसमें से 200 रुपए का राशन लाएगा, 100 रुपए के स्कूल को जो चीजें अलग अलग लगती है स्कूल कॉलेज को, उसके लिए खर्च करेगा, 100 रुपए वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्च करेगा, 100 रुपए कपड़ों के लिए खर्च करेगा। ऐसे अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जगह पे वो 900 रुपए खर्च करेगा। अब ये 900 रुपए जिनके पास आए, वो क्या करेंगे? वो भी 90 रुपए रखेंगे और 810 रुपए खर्च करेंगे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग। अब ये 810 रुपए जिनके पास गए, वो क्या करेंगे? तो 81 रुपए रखेंगे, सेव करेंगे और बाकी के 729 रुपए खर्च करेंगे। तो ऐसा करते 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 ये जब तक सब क्रय शक्ति खत्म हो जाती है, तब तक ये चलता रहता है। और कितनी इनकम बढ़ती है, सॉरी कितनी जीडीपी बढ़ती है, क्योंकि इस तरह से जैसे हम लोग खर्च करते हैं, वैसे अलग अलग सेक्शन के अलग अलग लोगों का उसमें फायदा होता है, उनके पास पैसा चला जाता है। तो ये जो मल्टीप्लायर नंबर है वो है 9। यानी अगर हमने किसी को 1,000 रुपए कमा के दिए, अर्निंग करके दिए, तो उस 1,000 रुपए के साथ 9 गुना यानी 9,000 रुपए की जीडीपी का निर्माण होता है। यह है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हमें याद रखना है। और यही वो प्रिंसिपल है कि जिसके वजह से कोई भी देश एक तो प्रगत होता है, डेवलप्ड होता है, इसकी इकोनॉमी बढ़ती है, अमीर होता है, नहीं तो वो इतना अमीर नहीं होता, वो गरीब रह जाता है। अभी एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर हम लोगों ने 100 रुपए खर्च कर दिए किसी चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर, जो दुकान में आजकल हर मंडी में आपको चाइनीज की अलग अलग चीजें मिलेगी, तो जब ये 100 रुपए हम खर्च करते हैं उस चाइनीज के प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसमें से ऐसा समझे कि 20 से 30% उसमें से उस 100 रुपए के जो पैसे हैं वो किसके पास जाएंगे? और डिस्ट्रीब्यूटर के पास। यानी जो पैसे जो वो चाइनीज आइटम लाता है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है, बेचता है, तो उनको सपोज कि 20 से 30 रुपए मिलते हैं। तो उस 20 से 30 रुपए से कितनी जीडीपी यहाँ तैयार होगी? 9 गुना। तो कितनी जीडीपी तैयार होगी? 180 रुपए से 270 रुपए। चाइना को कितने मिलते हैं? चीन देश को कितने मिल रहे हैं? 70 से 80 रुपए। तो चाइना की इकोनॉमी कितनी बढ़ेगी? चाइना की जीडीपी कितनी बढ़ेगी? वो भी 9 गुना, यानी 630 रुपए से 720 रुपए हो गए। अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहां हो रही है क्या? तो बहुत कम हो रही है, क्योंकि सिर्फ वो लोग शामिल है ना जो वही उनको उनको प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग सेल कर रहे हैं, वो यानी वही 10% आज जिनका इनकम अच्छा है, उनको ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलता है। इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है क्या? हाँ बढ़ेगा, वो बार बार वैसे करेंगे, बढ़ाएंगे, वैसा होता है। डिपेंडेंसी इंक्रीज होती है तो हाँ होती है। और हमारे जीडीपी के ऊपर, हमारे देश के इनकम के ऊपर कौन सा इफेक्ट होता है? तो निगेटिव इफेक्ट होता है। लेकिन ऐसा ही समझे कि यही 100 रुपए हमने चाइनीज आइटम के नहीं, बल्कि हमारे तहसील में, हमारे गांव में जो कोई चीज अगर तैयार होती है, हमारे देश में अगर कोई चीज तैयार होती है, अगर उसके ऊपर हमने 100 रुपया खर्च किए, तो क्या होगा? तो ये 100 रुपए हमारे देश में ही रहेंगे। तो इस 100 रुपए से फिर कितने रुपए की इकोनॉमी बनेगी? 9 गुना, 900 रुपए की इकोनॉमी बनेगी। एम्प्लॉयमेंट कितनी लगेगी? वो एम्प्लॉयमेंट 4 गुना बढ़ेगी, क्योंकि यहां सिर्फ मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल करने वाले लोग नहीं है, या रॉ मटेरियल तैयार करने वाले लोग हैं, या मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं, वो सब तो शामिल है।
तो 3 से 4 गुना यहाँ फिर इकोनॉमी बढ़ेगी, फिर यहाँ किसानों को फायदा होगा क्योंकि वो रॉ मटेरियल बनाएंगे, फिर महिला बचत गट युवाओं को फायदा होगा क्योंकि वो उस मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे, और छोटे छोटे जो बिजनेस है उनका इनकम बढ़ेगा। इंपोर्ट है क्या इसमें, एक्सपोर्ट उस पर डिपेंडेंसी है क्या? बिल्कुल नहीं, हम अपने देश में तैयार कर रहे हैं, और इसीलिए जीडीपी जो है हमारे देश की बढ़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसा भी मैडम ने बताया और हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ आज की चीजें जो आज की तारीख में तैयार हो रही है, सब पेट्रोकेमिकल्स है, और ये बहुत बुरी तरह से इस पर्यावरण को खत्म कर रहा है, और हम जो तैयार करेंगे ये सब सस्टेनेबल होगा। दोस्तों अभी यही समझे ना कि अभी पिछले हफ्ते राखी का त्योहार गया, राखी के त्योहार में पिछले साल 6,000 करोड़ की और ट्रेडिंग हुई राखी की। अभी 6,000 करोड़ की जो राखी थी उसमें से 4,000 करोड़ की राखी चाइना ने हमें भेजी थी। तो सोचिए 4,000 करोड़ जब हम चाइना को देंगे तो 4,000 करोड़ के वो वहां 36,000 करोड़ बनाएगा, यानी हमने उसकी 36,000 करोड़ इकोनॉमी बनाने में मदद की, बाद में वही फिर वहां अरुणाचल प्रदेश में फिर तकलीफ दे रहा है। और इतना ही नहीं, अभी आने वाली दिवाली में अनुमान है कि हर दिवाली में ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का बिजनेस होता है, और उस 3 लाख करोड़ का जिस चीज का वस्तु का बिजनेस होता है उसमें से 1 लाख करोड़ की जो चीजें हैं वो चीन से आती है, और ये अधिकृत आंकड़े। दोस्तों सोचिए, लेकिन ये सिर्फ त्योहार की बात नहीं, त्योहार तो साल में एक बार आते हैं या 10 12 15 त्योहार हो गए, लेकिन ये हमेशा हो रहा है। आज भी जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं डे टू डे में, कई सारी चीजें जो चीन से आ रही है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजनेस कर रहे हैं ना, बड़े हो छोटे हो, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग करना, तैयार करना, कोई भी इंटरेस्टेड वो करना ही नहीं चाहता, उस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता। हम जब सब लोग मिलकर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमें पता है ना कितनी सारी उसमें चीजें होती है, इश्यूज होते हैं, चैलेंजेस होते हैं जो करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जमीन आइडेंटिफाई करो, उसके लोकेशन से लेकर परमिशन देखो, पावर इलेक्ट्रिसिटी देखो, इतना सब कुछ करना पड़ता है। और जब फैक्ट्री लगने के बाद भी रॉ मटेरियल है, मशीनरीज है, उसके इश्यूज है, और ऐसी कई सारी चीजें जो करनी पड़ती है। लोग समझते हैं कि ये सब करने के बाद अगर कोई चीज मुझे 100 रुपए की हो रही है मेरे घर में तैयार, और वही 100 रुपए से डायरेक्ट मैं अगर चीन से लेके आ रहा हूं, तो क्यों मुझे झंझट में पड़ना है? लोग ये नहीं समझते कि वो 100 रुपए चीन को दे रहा हूं, उस 100 रुपए से वो 1,000 रुपए बनाने वाला है, और यही 100 रुपए अगर मैं अपने देश में खर्च करूं तो मेरे लोगों के लिए, किसानों के लिए, सभी को लोग एक रोजगार का निर्माण हो सकता है। ये नहीं सोचते लोग। लोग जो सबसे पॉपुलर बिजनेस है ना हमारे यहाँ, जिस बिजनेस करना है ना, क्या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटा बिजनेसमैन है, आज की तारीख में क्या करते हो, तो उनका सबसे पसंदीदा काम करने वाला होता है फ्रेंचाइज, डिस्ट्रीब्यूटरशिप। मैंने इनकी फ्रेंचाइज ली, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, बस तो जॉकी का दुकान खोलते हैं, मैकडोनल्ड का दुकान खोलते हैं, किसी चाय का दुकान खोलते हैं, कॉफी का शॉप खोलते हैं, किसी उनके जो ब्रांड होते हैं, बस उनको लगता है कि मैं इतने पैसे डालूं, वो कंपनी वाले आएंगे, मेरा अच्छा जो है दुकान वो तैयार करके देंगे, मैं गल्ले पे बैठूंगा और मुझे पैसा मिलेगा, मुझे ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं चाहिए इसमें। और ऐसे ही हो रहा है। ये जो कंपनियां हैं, फॉरेन की कंपनी इतनी बड़ी कैसी बन रही? हम लोग ही तो बना रहे हैं उसको, उनको बड़ी। ये जो कंपनी है जिनका भी मोनोपोली बढ़ रहा है, इनफैक्ट अभी अगर आप देखोगे तो कोई भी बड़ी कंपनी होगी, बड़ी कॉर्पोरेट, तो वो बड़े लेवल का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेती। छोटे लोग हैं तो वो छोटा कोई दुकान का लेगी, कोई एरो का लेगी, जॉकी का लेगी, छोटी छोटी दुकान का लेगी, यानी सब लोग वही कर रहे हैं। ये हम लोग हैं कि जो इनको इतना बड़ा बना रहे हैं, किसी भी सेक्टर में उनको इतनी उनकी मोनोपोली तैयार कर रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो फिर कैसे कैसे हम अपने किसानों की मदद करेंगे? अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे किसान? अभी ये जो टमाटर जो 150 160 180 रुपए किलो था, कल उसका भाव 3 रुपए 4 रुपए किलो था। क्या करेंगे ये लोग? जब 150 रुपए था उन्होंने कर्जा लिया होगा, उन्होंने टमाटर का उगाए होंगे टमाटे, प्याज भी वैसे ही है, और वो करने के बाद पता चलता है कि वो इतने नीचे गिरता है कि उनका जो कर्जा है वो भी वो चुका नहीं पाता। ये टमाटर, ये प्याज जब तक सिर्फ खाना नहीं, जब तक रॉ मटेरियल करके इस्तेमाल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और कोई समझता ही नहीं है। वो किसी फ्रेंचाइज मॉडल लिए 50 लाख रुपए खर्च करेंगे, लेकिन यहां इनके लिए अगर कुछ 10 20 25 लाख का अगर कुछ काम करना है तो नहीं करेंगे। लेकिन ठीक है, हम लोग हैं, हम करेंगे।
अभी आने वाले दिनों में यही तो हमारा काम है जो हमें करना है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी अगर हमें तहसील की सर्व समावेशक ऐसी प्रगति करनी है, हर सेक्शन को, हर घटक को लेकर प्रगति करनी है, तो उसका एक ही तरीका है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। और हम भी जो तहसील में जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट करेंगे, आर्थिक जो प्रगति करेंगे, उसका मेन बेस जो होगा वो है मैन्युफैक्चरिंग। और इन सब चीजों में, इन सब प्रोसेस में सबसे जरूरी है ये हमारा पहला फेज। दोस्तों, ये जो हमारा पहला फेज है, ये जो हमारा पहला लक्ष्य, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि ये फाउंडेशन बनने वाला है। ये जो पहला लक्ष्य है, पहला फेज है, कि जिसमें हमें हर तहसील के स्टार्टअप की कंपनी को हमें 10,000 करोड़ के वैल्यूएशन की कंपनी बनानी है। तो ये 10,000 करोड़ की कंपनी, ये सिर्फ आपके कंपनी का वैल्यूएशन नहीं है, ये उसके आपके तहसील के इनकम की वैल्यूएशन है, तहसील के समाज के, सोसाइटी की जीडीपी दर्शाने वाली वैल्यूएशन है। और इस पूरे प्रोसेस में सभी जो घटक है वो शामिल होकर कई सारे प्रॉब्लम जो है आज उनके सॉल्व कर सकते हैं। 100% एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमारे किसानों को या महिला बचत गठों उनका सक्षमीकरण करना है, हर व्यक्ति, हर घर को एक अच्छा इनकम, सस्टेनेबल इनकम होना चाहिए। ये सब चीजें, ये सब जरूरतें इसमें पूरी हो जाएगी, और फिर ये लोग वो काबिल बनेंगे, सक्षम बनेंगे, और फिर ये कंट्रीब्यूट करेंगे अपने देश को फिर से महान बनाने के लिए। और दोस्तों, हमें ये जो जिम्मेदारी है उसको भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिम्मेदारी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने के ये हमारे सैनिक, ये हमारे जवान, ये हमारे जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, दिन रात हर परिस्थिति में करते हैं, उनकी तरह ही हमारा एक कर्तव्य है, ये मूलभूत कर्तव्य है कि अगर वो हमारे देश की परवाह वहां कर रहे हैं, रक्षण हमारा कर रहे हैं, तो उनके परिवार की जिम्मेदारी हमने लेनी चाहिए। उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, उनके माँ बाप को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसके लिए ये काम करना जरूरी है। इसके लिए ये जो काम हम कर रहे हैं ना, ये बिजनेस है ही नहीं, ये हमारा परम कर्तव्य है हमारे देश के लिए और इन लोगों के लिए। और इसलिए करना क्या है, तो करना वो बहुत डिफिकल्ट है जो हमारे सैनिक, हमारे जवान हमारे लिए कर रहे हैं। हम तो सिंपल हमारे बच्चों सा काम कर रहे हैं। आपने देखा है कभी कोटा में, दिल्ली में ये बच्चे कैसे आईआईटी, कैसे जेई का एग्जाम की तैयारी करते हैं, कैसे यूपीएससी के सपने लेके वो दिल्ली में जाते क्लासेस के लिए। मैंने देखे हैं कि बच्चे वो क्लासेस की फीस के लिए, वहां रहने के लिए अपने जमीन का टुकड़ा भी बेचते हैं, वहां जाते और बस मेहनत करते हैं और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ते वो, और करते हैं ऑफकोर्स। और आईआईटी एडमिशन के लिए, जेई एडमिशन के लिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल के लिए 2 साल 3 साल पढ़ना, उसके बाद 5 साल वो पढ़ाई करना मेडिकल या इंजीनियरिंग के, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना 2-3 साल का, और उसके बाद फिर आप काबिल बनते हो, फिर आपकी अच्छी लाइफ शुरू हो जाती है। आपको बस यही करना है। ये लोग, ये बच्चे जो जैसे पढ़ाई करते हैं 14-15 घंटे, उतना नहीं, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है हमें। और पढ़ाई करने का मतलब क्या है, तो बिजनेस करना, तो पैसे कमाना। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जब ये हम काम करेंगे, तो इससे सिर्फ हमारा करियर या हमारी जिंदगी नहीं अच्छी होगी, हमारी वजह से कितने सारे लोगों की जिंदगी बेहतर होने वाली है। लेकिन ये काम करना बहुत जरूरी है। आगे के 3 से 5 साल ऐसे समझे कि हमें 8 से 10 घंटा काम करना है इसके लिए, और हमें भी वो टाइम बाउंड शेड्यूल तैयार करना है, जैसे बच्चे करते हैं ना, कि मुझे अगर ये एग्जाम है, ये 1 साल के बाद है, ये 6 महीने के बाद है, 3 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, तो मैं कैसे काम करूंगा, कौन से विषय के लिए काम करूंगा। ये सेम इतने बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर हमें भी काम करना है। सेम वो टारगेट नंबर्स है कि मुझे अगर मेरे राज्य में ये जो कॉलेज है, इसमें इंजीनियरिंग करनी है, इसमें मेडिकल करना है, तो उसमें इतने नंबर लगेंगे। आईआईटी अगर करना है तो उसके इतने नंबर लगेंगे। सेम है ना, अगर हमें भी 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन करना है, तो हमें भी ये नंबर्स है, ये टारगेट्स है जो करने हैं। उनको तो 100 में से 94, 95 उनके करने पड़ते हैं। हमें तो इतना बड़ा 5,000 करोड़ की इकोनॉमी तैयार हो रही है आज, और उसमें से हमको करना है, कितना करना है, तो 3 साल का वो भी शेड्यूल है ना हमारे सामने है, कि वो 5,000 की जो इकोनॉमी तैयार हो रही है, जीडीपी तैयार हो रहा है, उसमें से 600-800 करोड़ का हमें इकोनॉमी तैयार करनी है आगे के 3 से 5 साल। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है फाउंडेशन। तो पहला साल तो सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन तैयार करना है, और उसमें सिर्फ महज 25 से 50 करोड़ की इकोनॉमी तैयार करनी है, रेवेन्यू तैयार करना है।
फाउंडेशन एकदम अच्छा हो गया तो दूसरे साल उसके 200 से 250 करोड़ बनेंगे और 300 साल हम उसको लेके जा सकते हैं 600 से 800 करोड़ तक। और फिर वो रेवेन्यू, एबिटा, एम्प्लॉयमेंट और फिर वो वैल्यूएशन होगा जो चाहते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी ये है कि ये सब काम करने के लिए, ये सब नंबर्स पाने के लिए पूरा जो फोकस जो हमें करना है वो है हमारा तहसील। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, नियम है जिसको फॉलो करना है। आपने कुछ माल तैयार किया और जाके वहां दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता में जाके बेचा तो वो नहीं है, उससे नहीं होगी सर्वसमावेशक प्रगति। हमारे तहसील की, हमारे तहसील में लोगों की क्या जरूरतें हैं, हमारे तहसीलों में जो लोग रहते हैं वो क्या तैयार कर सकते हैं, कौन सी वो जरूरत है वो पूरा कर सकते हैं मेरे तहसील में, वो देखना है। कोशिश करनी है कि सब नंबर सिर्फ और सिर्फ हमारे तहसील में आए, क्योंकि जब हम ये करेंगे तब आप इतनी अच्छी तरीके से अपने इस तहसील की सेवा करेंगे, इतनी अच्छी तरीके से ये फाउंडेशन मजबूत करेंगे कि फिर आपका तहसील सबसे सुजलाम सुफलाम होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल हमें याद रखना है। और कैसे करेगा ये काम, किस तरह से हमारी जो एमसीएल सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप काम करेगी, उनके प्रमोटर कैसे काम करेंगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम जिस प्रोजेक्ट के साथ शुरू कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट है एमसीएल कुकिंग सिस्टम का। वो प्रोजेक्ट है कि जिसके साथ हम रसोई का ईंधन बनाने वाले हैं, ऐसा ईंधन जो ऑफकोर्स हमारी जरूरतों को पूरा करेगा और इस पर्यावरण का ख्याल रखेगा। और इस एम कुकिंग सिस्टम के साथ हमें कौन से वो फॉसिल फ्यूल रिप्लेस करने हैं वो समझिए। हमें इस एम कुकिंग के साथ दो तरह के फॉसिल फ्यूल हमें रिप्लेस करने हैं। नंबर 1 एलपीजी। हमारे तहसील में जहां जहां एलपीजी का आज उपयोग हो रहा है वो सभी तरह के एलपीजी को हर जगह से हमें रिप्लेस करना है, सिर्फ घर से नहीं, होटल है, रेस्टोरेंट है, कमर्शियल प्लेसेस है, इंडस्ट्रियल प्लेसेस, सब जगह। और दूसरा है डीजीसेट, डीजल जनरेटर्स। अभी डीजल के वजह से ऊर्जा पावर या इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर रहे हैं लोग, और आज डीजल 100 रुपए का है। तो उस जगह पे हमें अपने इस एम कुकिंग सिस्टम या एम प्लेट के ऊपर चलने वाले डीजीसेट, चलने वाले जनरेटर्स, पावर जनरेटर्स जिसे हम एम पावर कहेंगे, इसको रिप्लेस करना है। तो ऐसे सभी जगह जहां लोग डीजल खरीद के बिजली तैयार कर रहे हैं वो सब हमें रिप्लेस करना है ऐसे जनरेटर के साथ जहां हमारे पिलेट्स लगेंगे और बिजली तैयार होगी। तो सबसे पहले तो हमारा ये फोकस है, और इसके लिए जो पहला प्रोजेक्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो पहला प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि इसको ही जिंदगी भर चलाना है। ये पहला प्रोजेक्ट यानी आपके लिए समझने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, एक्सपर्ट होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये पहला प्रोजेक्ट के हर चीज को आपने समझना चाहिए, हर चीज के ऊपर आपने काम करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर या किसी चीज का स्पेशलिस्ट होना चाहिए। आप चौथी 10वीं भी हो गए ना तो भी चलेगा। ये सभी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए ना, वो किसी उनके बैकग्राउंड की वजह से नहीं बने, वो इसके वजह से बने कि उन्होंने अपने बिजनेस के ऊपर इतना काम किया। इतना ही काम आपको इस पहले प्रोजेक्ट के ऊपर करना है, सीखना है, समझना है, और इस पहले प्रोजेक्ट के साथ अपने प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करना है। तहसील में हर वो व्यक्ति जिसे रसोई के ईंधन की जरूरत है, हर वो व्यक्ति जो डीजल जनरेटर का यूज करता है, उसको समझाना है प्रोडक्ट। कैसे समझाएंगे, तो हर तरह के अलग अलग जो हमारे ग्राहक है उनको प्रोडक्ट देके उनको टेस्टिमोनियल्स, उनके जो अभिप्राय है, फीडबैक है वो लेंगे, उनसे वीडियो तैयार करेंगे और इस तरह से अपने प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करेंगे तहसील में कि ये इस फैक्ट्री के साथ ये जो हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है, ये प्रोडक्ट तैयार किया है, ये प्रोडक्ट आपका इतने सब चीजें सॉल्व कर सकता है। और बाद में इस प्रोडक्ट के साथ, इस सब टेस्टिमोनियल्स के साथ, डेमोज के साथ आपको अपने कस्टमर्स की लिस्ट तैयार करनी है, वेटिंग लिस्ट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए ये सभी जो कस्टमर्स है ना, ये सभी कस्टमर्स आज बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं उस ईंधन के लिए, और ऊपर से हानि भी हो रही पर्यावरण की। सबको जरूरत है, अगर उनके 30-40 नहीं 50% पैसे कम हो रहे हैं, सब लोग इंटरेस्टेड है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड वो लोग हैं जो बड़े बड़े कमर्शियल प्लेयर्स हैं। ये जो होटल वाले, होटल इंडस्ट्री है, रिसोर्ट है, बाकी कमर्शियल प्लेसेस है, ये तो ज्यादा अभी एनवायरनमेंट फ्रेंडली या एनवायरनमेंट कॉन्शियस हो गए हैं, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड होती है उनकी रैंकिंग कि कितना ख्याल वो पर्यावरण का रख रहे हैं, उसके ऊपर होती है रैंकिंग। वो 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल ना, उसकी रैंकिंग इसके ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत जरूरी है ये तो पहले हमारे कस्टमर होंगे। और ये सभी लोग
जो आज की तारीख में ये सब ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए तो अगर 1 रुपया भी हम लोग बचाते हैं तो उस 1 रुपए का मतलब है 1 रुपए का प्रॉफिट वहां उनका बन रहा है। और फ्यूल ईंधन एक ऐसी चीज है कि जो बहुत ज्यादा पैसा उनका लगता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हम इनके लिए तैयार कर सकते हैं। और ये बताइए, आप लोगों को बताइए, उनको समझाइए, इनफैक्ट आप तरीके से समझाइए। आप हर हफ्ते तहसील में इसके लिए कॉन्फ्रेंस रखिए, बुलाइए इन लोगों को कि कैसे वो अपने ईंधन का खर्च 50% से कम कर सकते हैं और इस फोसाइल फ्यूल से मुक्ति पाकर बायोफ्यूल, कार्बन न्यूट्रल फ्यूल के ऊपर जा सकते हैं। बताइए, मैं तो कहता हूं पैसे लीजिए उनसे, कुछ तो फीस रखिए एंट्रेंस की। फीस के साथ हमें कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन उससे अगर आप पैसा फ्यूज रखेंगे, आप अपना वैल्यू रख तैयार करोगे, उतना ही ब्रांड वैल्यू आपके कंपनी का आपका तैयार होगा, उतना ही वैल्यू फिर आपके नॉलेज को मिलेगा। आप अपने इस कंपनी को, वैल्यू को, इस सॉल्यूशन को आपने खुद से वैल्यू करना चाहिए। और ये अच्छा तरीका हो सकता है कि जिसके वजह से हम एमआईडीसी, इंडस्ट्रियल प्लेसेस और बाकी के जगह पे, और इनफैक्ट हर तहसील में हर हफ्ते ऐसा हम कार्यक्रम कर सकते हैं जब तक हर कस्टमर इसके बारे में समझ नहीं पाता। और जहां तक ये पहले प्रोजेक्ट की बात है ना दोस्तों, ये जो पहला प्रोजेक्ट लगा है, यानी किसी भी नए इंडस्ट्री में जब हम शुरुआत करते हैं तब उसका एक प्रोसेस होता है, वो उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बेहतर 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 होती जाती है। अभी आज पहले सेट में हमने जो भी प्रोजेक्ट लगाया है अलग अलग जगह पे, लोकेशन पे, वो प्रोजेक्ट कैसे लगाया है, तो ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द लगे इसलिए हम लोगों ने मार्केट में जो अवेलेबल ऑप्शंस है, मार्केट में जो अवेलेबल हमें इसमें सॉल्यूशन दे सकते हैं, ऐसे इनसे इक्विपमेंट, इसमें प्लांट एंड मशीन लेके आपको दिए हैं। जब हमने इनको सब पैसे वगैरह दिए तब पता चला कि ये लोग, उनके पास तो कुछ बनाते ही नहीं है, ये खुद चीन से लेके आते, चाइना से लेके आते, अपना ठप्पा मारते और दे रहे हैं। दूसरा, ये सभी लोग जो काम कर रहे हैं आज की तारीख में, सब ड्राई बायोमास पे काम कर रहे हैं, यानी सूखे हुए बायोमास के ऊपर, मूंगफली हो, सोयाबीन हो, पराली हो, या चावल का बायोमास हो, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कोई कोई सोच भी नहीं रहा था, किसी ने अभी तक वेट बायोमास के ऊपर काम ही नहीं किया। पिछले 10 अगस्त को जब मैंने पहली बार ये कंसेप्ट आपके सामने रखा, ये चीज मैंने आपको जब बताई कि हम नेपियर ग्रास से ऐसे एम कुकिंग सिस्टम या एम कोल तैयार करने वाले हैं, तब तक कहीं भी रिसर्च पेपर भी नहीं था, यानी किसने प्रोजेक्ट तैयार किया तो छोड़िए, रिसर्च पेपर भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है करके, हमने किया ये। तो पहली बार ये जो प्लांट एंड मशीनरी आपके पास गई हुई, हो सकता है कि उस पर कई सारे इश्यूज होंगे, चैलेंजेस होंगे आपके सामने, लेकिन वो ठीक है, वो उन्होंने अपने तरीके से बनाए। अभी हमारी पूरी जो साइंटिस्ट की टीम है वो उसके ऊपर काम कर रही है। अभी हमने अपने डिजाइन तैयार किए, इसके आने वाले सभी जो प्लांट एंड मशीनरी आपके पास आएंगे वो हमने तैयार किए होंगे, नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट एंड मशीनरी होंगे, बहुत बेहतर होंगे, और धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें इसमें सॉल्व हो जाएगी। और हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है। अभी ये जो जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड का जो पिक्चर है वो पहला टीवी है, टीवी दुनिया का। आप सोच सकते कि वो टीवी, और अभी कैसा टीवी है। राइट साइड में जो पिक्चर है वो पहला मोबाइल है दुनिया का, और अभी कैसे मोबाइल है। तो हर इंडस्ट्री में ऐसी शुरुआत होती है, उसकी चिंता मत करिए, ये काम बहुत बेहतर होगा और हम हमेशा आगे रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके ऊपर आपको फोकस करना है, वो है अपना बिजनेस, कस्टमर्स। आज आपके तहसील में 3-4 प्रोजेक्ट, कंपलसरी 4 प्रोजेक्ट लगेंगे, इतनी जरूरत है लोगों को। घरेलू लोग भी है, इंडस्ट्री भी है, कमर्शियल प्लेसेस है, होटल, हर जगह उनके लिए बिजनेस के लिए तैयार रखिए आप। और हम क्या करेंगे कि एक बार आपने ये काम किया, एक बार अपने एक प्रोजेक्ट के साथ ये पूरा जो मार्केट है वो तैयार किया है, इनके एलॉय लिए जैसे आपने लिए थे पहले कि रेडी, अभी किसी से पैसे वैसे नहीं लेने हमको कि आप इंटरेस्टेड, आप करने वाले, ये सब लेना है सिर्फ। तो ऐसा समझे कि इस एक प्रोजेक्ट के साथ 4 प्रोजेक्ट की तैयारी आप करेंगे, 4 प्रोजेक्ट का बिजनेस, 4 प्रोजेक्ट का इनकम की तैयारी आप करेंगे। और फिर अगले फेज में ये जो 4 प्रोजेक्ट हमें लगाने हैं वैसे लीनियर नहीं लगेंगे, लीनियर यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे नहीं करेंगे। हमारे तहसील में जो 4 अलग अलग लोकेशन है उसके ऊपर इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे, इमीडिएटली साइमल्टेनियसली स्टार्ट करेंगे। और इस हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो जो फार्मिंग चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, उसका भी एक शेड्यूल तैयार करेंगे। अभी हमें पता है कि जो बेटर वैरायटीज है नेपियर ग्रास की, उसके वजह से हमें तो सिर्फ 60-70
75 एकड़ हेक्टर इतनी ही जमीन लगती है। तो उसके हिसाब से शेड्यूल करेंगे कि 4-5 किलोमीटर के अंदर किस तरह से फार्मिंग होगी, किस तरह से किसान वो देंगे, और हम उसके ऊपर काम करेंगे। और ये काम करके दोस्तों आप अपने 4 प्रोजेक्ट का इनकम सिक्योर कर रहे हो। यानी अगर एक प्रोजेक्ट के साथ 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 30 लाख इतना इनकम हो सकता है, तो ये काम करके आप आने वाले दिनों में 4 करोड़ 40 लाख से लेके 5 करोड़ 20 लाख का अपना खुद का इनकम सिक्योर करोगे साल का। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप उसके साथ कई सारे लोगों का इनकम भी सिक्योर करोगे, सस्टेनेबल इनकम, और इसलिए ये बहुत जरूरी है। और फिर नेक्स्ट फेज आएंगे हम प्रॉपर कोल में। प्रॉपर कोल में फिर हम लोग ख्याल करेंगे या किसके लिए काम करेंगे, तो कॉर्पोरेट लोगों के लिए। पहले हम तो वो हमारे सभी जो गरीब या जो आम जनता है उनके लिए काम करेंगे, उनका ईंधन का खर्चा कम करेंगे, उनकी जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे, और बाद में हम जाएंगे कॉर्पोरेट पे। अब ये कॉर्पोरेट जब हम प्रॉपर कोयला तैयार करेंगे, तो आपको तो पता है कि इसके लिए तो सिर्फ ट्रक निकलेंगे आपके फैक्ट्रियों में से, और वो ट्रक डायरेक्ट वहां जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में हमें एक एमकोल का प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके दुनिया के लिए हम 25% 30% कोयला तैयार करेंगे। फिर ये नेक्स्ट फेज है जहां आप काम करो। वैसे ही हमारे सभी जो उद्योजक जो अभी विलेज यानी ग्राम पंचायत लेवल पे काम कर रहे हैं और म्युनिसिपल वार्ड लेवल पे के लेवल पे काम करेंगे, यानी हमारे एमवीपी और उनका बिजनेस कैसे होगा, तो इसके लिए जो हमारा अप्रोच है, यानी इस पे ऐसा नहीं होगा, ये इसका अप्रोच अलग ही है। ये प्रोडक्ट तैयार करेंगे, ये प्रोडक्ट बेचेंगे, नहीं। यहाँ पे सिर्फ जिसके ऊपर हमारा फोकस है, जिनके लिए काम करना, वो हमारे लोग। इस तहसील में जितने भी लोग रहते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा परिवार है, और उस परिवार के प्रमुख हम हैं। और इस परिवार में रहने वाले हर तरह के लोगों की जिम्मेदारी हमने ली है, और उसमें सभी सेक्शंस है। तो इसीलिए उस परिवार में, उस तहसील में रहने वाले जितने भी लोग हैं जिनको आज इनकम की जरूरत है, वो जिम्मेदारी हमारी। जिनको भी चाहिए रोजगार, उनकी जिम्मेदारी हमारी। अगर परिवार को एक अच्छा इनकम चाहिए, उनके बच्चों के एजुकेशन या मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी हमारी। ये हमारा अप्रोच है। और दोस्तों इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सभी तरह के सेक्शन के, सभी तरह के लोगों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। यानी घाटी में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, जंगल में रहने वाले लोग, समुद्र के किनारे, रेगिस्तान में रहने वाले लोग। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कोई स्पेशली चैलेंज हो सकता है, कोई विकलांग है, किसी की भी वजह से, एक्सीडेंट से भी हो सकता है, जन्म की वजह से हो सकता है, बीमारी की वजह से होता है। इन सब की जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। उनको भी एक अच्छा इनकम अगर वो खुद हाथ से करे, तो वो एक अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। यहां से सिर्फ यहां नहीं, लेकिन ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर जिसे कहते हैं, वो लोग, वो भी है ना, वो भी है, कुदरत ने बनाया, उनकी भी जिम्मेदारी हम लेंगे। यहां तक के प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो किसी डैम की वजह से, किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की वजह से वो पूरे विस्थापित होते हैं, उनके गांव, या नेचुरल कैलामिटीज की वजह से वो विस्थापित होते हैं। ऐसा होता है कि पूरा उनका गांव, पूरे सब बर्बाद हो जाता है, फिर उनको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, और पूरी जिंदगी पर उनकी विस्थापित जैसी एक उनका अलग ही स्टोरी है। और इन सबकी जिम्मेदारी हमें लेनी है। अभी आप कहेंगे कि ये बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं मैं, ये कैसे मुमकिन है? इतने सारे लोग अपने तहसील में, इतनी उनकी अलग अलग समस्या है, अलग अलग जरूरत है, इनका सब इतना एम्बिशियस कैसे हो सकते हैं आप? इतना कैसे कर सकते हैं हम? तो ना मैं कुछ एम्बिशियस हो रहा हूं, ना आपको कुछ इम्पॉसिबल ऐसा कुछ बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये 100% हो सकता है। और उसका एकदम एक एग्जांपल मैं एक सेक्टर के साथ आपको देना चाहता हूं यहां, और वो सेक्टर है, चलो सेक्टर है टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग। अन्न वस्त्र निवारा या रोटी कपड़ा मकान जिसे कहते हैं, उसमें से एक कपड़ा। इतनी मूलभूत जरूरत आज पूरे किसी भी व्यक्ति की है, पूरे दुनिया की है। और इसीलिए ये सबसे बड़ा बिजनेस भी है, क्योंकि सबकी जरूरत ही है। हमारे देश में भी अगर आप देखोगे तो 16 लाख करोड़ का कपड़ा बेचा जाता है। ये तो व्यापार हर साल इसमें हो रहा है। और इसमें सिर्फ पहनने वाले कपड़े नहीं, अलग अलग तरह के कपड़े, होम डेकोर के कपड़े हैं, पर्दे हैं, बाकी हर चीज के। अब ये 16 लाख करोड़ का जो माल तैयार हो रहा है, जो बिजनेस तैयार वो कर रहा है, या जो कंपनी है जो बेच रही है, वो कौन सी कंपनियां है? तो वो कंपनियां है वही अमेरिकन, यूरोपियन कंपनी जो ब्रांड करके यहाँ बेच रही है। नहीं तो छोटी छोटी जगह पे चाइनीज बेच रही है।
और हम लोग बहुत कम इसमें वो काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि ये सभी जो लोग हैं, यानी अगर चाइना हमें ये माल बेच रहा है, यूरोप बेच रहा है, अमेरिका बेच रहा है, तो उनके पास रॉ मटेरियल क्या है? तो उनके पास खेती नहीं है, उनके पास नहीं खेती जो हमारे जैसे है। दुनिया की सबसे ज्यादा खेती कॉटन में जो हो रही है वो हमारे पास है। सबसे ज्यादा कॉटन हमारे यहाँ हमारे देश में तैयार होता है, उनके पास नहीं है कुछ। तो वो कहा कि कैसे बनाते हैं कपड़े? ये सब कपड़े बना रहे हैं वो पेट्रोकेमिकल से, ये क्रूड ऑयल से। और आज पूरी दुनिया में 80% तक जो भी कपड़े हैं वो उससे क्रूड ऑयल से बन रहे हैं और उसका इस्तेमाल हो रहा है। और हम लोग भी वही कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ जरा कॉटन ज्यादा है, इसलिए कॉटन का हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। 20 से 25% जो कपड़े हैं वो कॉटन से, बाकी मैक्सिमम जो है वो पेट्रोकेमिकल के, और वो वही चाइना और बाकी के लोग बेच रहे हैं। और सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज ये है, चिंता की बात यह है कि ये जो कपड़े हैं ये सबसे ज्यादा पोल्यूशन करने वाली इंडस्ट्री है। यानी फॉसिल फ्यूल के बाद क्रूड ऑयल, कोयला, ये इसके बाद अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री है दूसरे स्थान पे जो सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रही है, सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान कर रही है, तो वो है टेक्सटाइल, वो है कपड़ा। और आपको अगर भरोसा नहीं तो किसी भी गांव के शहर में जाके जो पहाड़ बने हैं ना कचरे के, वहां जाके देखिए उस कचरे में सबसे ज्यादा क्या है, तो आपको एक कपड़ा नजर आएगा। आपको ये बेडशीट, ये कवर, बियर, ये सब कपड़े आपको नजर आएंगे। और ये पेट्रोकेमिकल का प्रोसेसिंग में भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है। और आज की तारीख में जो बेच रहे हैं वो भी अगर आप देखोगे ना, आप किसी भी मॉल में जाके चले जाइए ना और देखिए कौन से वो कपड़े के ब्रांड है जो बेचे जाते हैं, और आपको दिखाई देगा कि वो अमेरिका, यूरोप के ही मैक्सिमम कंपनीज है जो आज की तारीख में यहाँ मॉल में कपड़ा बेच रही है ब्रांड के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी बन के। वो छोड़िए, हमारे किसी भी मंडी में आप चले जाइए, किसी भी मार्केट में चले जाइए आप, छोटे छोटे गांव में, शहरों में जाके, तो आपको ये जो कपड़े दिखाई देते ना, ये सब चाइना के आया हुआ कपड़ा ही है जिसे कपड़ा बन रहा है दोस्तों। और इतने सिंपल प्रोडक्ट की जरूरत है आज मार्केट में, जो हम अपने घर में तैयार कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो प्रोडक्ट्स आपने देखे ना चाइना के, 95% प्रोडक्ट हम अपने छोटे छोटे जगह पे तैयार कर सकते हैं। हमारे महिला बचत गट तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 5% ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं कि जिसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी। अभी ये देखिए, मेरा खुद का अनुभव है ये। मैं जब हिमाचल प्रदेश गया था, जब मैं डलहौसी गया था, डलहौसी का मार्केट है, वहां मैंने सबसे गरीब जो दिखने वाला जो वेंडर था वहां बेचने वाला था, उससे हमने सॉक्स लिया। 30 रुपए का सॉक्स था वो, लेकिन उसके ऊपर भी मेड इन चाइना था। ये काम आज की तारीख में हो रहा है, और हम ये सब कुछ बना सकते हैं। हर कोई चीज, वो जो इंपोर्टेड जो लगते हैं हमें, या जो ब्रांड करके बेच रहे हैं वो भी, और चाइना के 100% बना सकते हैं। और इससे बहुत बेहतर हमारे होंगे, क्योंकि हम सस्टेनेबल चीजों से तैयार करेंगे। ये यूज करने के, इस्तेमाल करने के लिए, ये महसूस करने के लिए, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट हम लोग तैयार करेंगे। और इतना ही नहीं, सिंपल प्रोडक्ट्स है, यानी रुमाल से लेके, सॉक्स से लेके, ये कर्टन्स है, ये बेडशीट्स है, ये डोर मैट है, ये सब कुछ हम तैयार कर सकते हैं ना। और सिंपल देखो, अभी कुछ दिनों पहले ऐसा होता था कि हमारे यहाँ टेलर्स हुआ करते थे, रेडीमेड कपड़ों का इतना वो जमाना नहीं था। 20 साल पहले हम कपड़ा लेके जाते थे, अपने हिसाब से हम कपड़ा सिला के लेके थे, और हजारों में ऐसे टेलर्स हर जगह रहते थे। अभी नहीं है, दिखाई नहीं देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेलर्स नहीं, लाखों में के नंबर में आज भी टेलर्स है। और कई सारे ऐसे अच्छे टेलर्स हैं जो अच्छा कपड़ा अच्छे आपको सिला के देंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर दुनिया में अगर आप देखोगे तो सबसे अच्छे जो डिजाइनर्स है, जो स्टाइल डिजाइनर, जो फैब्रिक डिजाइनर्स है, सबसे अच्छे फैब्रिक डिजाइनर आपको इंडिया में मिलेंगे, जो पेरिस में जाके शो करते हो, सबसे अच्छे। तो अगर दोनों ही हमारे पास है, तो हम एक स्टैंडर्ड कपड़ों लोगों के, सॉरी, मेन के लिए और वुमन के लिए, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जो उनके कपड़े लगते हैं, उनके एक स्टैंडर्ड साइज बनाते हैं ना, एक स्टैंडर्ड अच्छे कपड़े बनाते हैं, और उसकी फिर मार्केटिंग करते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं। फिर जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, फिर हर जगह उसी ब्रांड से कपड़े तैयार करके बेचते हैं ना। अगर अमेरिका में बैठने वाले वो लोग, यूरोप में बैठने वाले वो लोग हमारे साइज के कपड़े वहां तैयार करते हैं और यहाँ के बेचते हैं हमें। अंडरवेयर के जो गारमेंट्स है, वो कपड़े जो है, जरूरत है, ये कितना इंपॉर्टेंट मार्केट हो सकता है अगर उसके हम प्रॉपरली उसको करें, तैयार करें और बेच के। ये हम कर सकते हैं ना, सस्टेनेबल कपड़े हम लोग तैयार कर सकते हैं, क्यों नहीं?
और आपको पता नहीं, लेकिन 100% जो बच्चों के कपड़े नहीं सब चाइना बनाता है। 100% बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने सब चाइना से 100% आते हैं और लोग यहाँ बेच रहे हैं आज की तारीख में। ये सब बना सकते हैं, अपने हाथों से अपने घर में बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो जैसे प्रोडक्ट बनाएंगे ना, ये हम छुट्टी कर देंगे इनकी। एक बार हमने ये प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जो हमारी महिलाएं बहनें तैयार करेगी, ये इतने अच्छे रहेंगे ना कि आप कभी छुएंगे नहीं चाइनीज प्रोडक्ट्स को या बाकी की कंपनी को, इतने अच्छे हो सकते हैं। हैंडलूम में आज भी लाखों लोग काम करते हैं, और इस ताकत को जब अगर हमने इसको एम्पावर किया तो कई सारे लाखों लोग और तैयार हो सकते हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। और इतना ही नहीं, देखो एक आप जो आदमी लोग या औरत लोग को जो कपड़े लगते हैं उनके ब्रांड तैयार कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं, अलग बात है, लेकिन हमारे हर राज्य की एक अलग पहचान है। कश्मीर में जो पश्मीना से जो शॉल बनेगी वो नहीं, कहीं नहीं मिलेगी। आप जो तमिलनाडु में कांजीवरम है वो तमिलनाडु में ही मिलेगा। वो महाराष्ट्र की पैठनी हो, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, ये कपड़े तो ऐसे है ना, ये पूरी दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। वो शर्ट पैंट बना सकते हैं हमें जो चाहिए, वो ये कहां से बनाएंगे? ये ताकत है अपनी, और इससे लेके वहां जाके बिजनेस करेंगे। और ये जो प्रोसेस में इतनी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इतना इनकम जनरेट होगा जो सोच नहीं सकते हम। इनफैक्ट एक ऐसा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं ना कि जिससे देख के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वो है अपने दूध का एग्जांपल। क्या आपको पता है कि जितना दूध तैयार हो रहा है कर रहे हैं हम लोग, उससे ज्यादा बेचा जा रहा है आज। जितना गाय भैंस तैयार कर रहे हैं उससे ज्यादा बेच रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा मिलावट दूध है, नकली दूध है जो आज की तारीख में बेचा जा रहा है। और अगर आप देखोगे नकली दूध कैसे तैयार होता है तो आप सिर्फ गूगल करिए, यूट्यूब में जाए तो आपको पता चलेगा कितने सारे कैंसरस केमिकल्स है जिसकी वजह से ये दूध तैयार हो रहा है आज की तारीख में। यानी फर्श के लिए जो हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, फिनाइल, फर्श साफ करने के लिए फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट साफ करने के लिए करते हैं, मेडिकल में जो हॉस्पिटल्स वगैरह तो उसके लिए वहां फिनाइल इस्तेमाल करते हैं। उस फिनाइल से आज दूध बन रहा है, और उस वो दूध हम बच्चों को, अपने माता पिता को दे रहे हैं। ऐसी आज की परिस्थिति है। और सिर्फ दूध ही की बात नहीं है, पनीर का भी वैसे ही। जब भी त्योहारों में ऐसा कुछ पनीर वगैरह आता है ना, आप सोच नहीं सकते ये एकदम से उनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है, कैसे सप्लाई बढ़ता है, और एक्चुअली वो क्या है, एक्चुअली पनीर में है या कुछ नकली पनीर है। ये रही एक बाजू। दूसरी बाजू है कि जो भी दूध भी आज की तारीख में हो रहा है, वो दूध भी कैसे तैयार हो रहा है? फैक्ट्री फार्मिंग, यानी जिन जानवरों से, गाय भैंसों के साथ हम दूध तैयार कर रहे हैं, उन जानवरों को हम जानवर समझते ही नहीं है। हम समझते नहीं कि उनमें उनमें जान है, वो सिर्फ बेजुबान है, लेकिन है ना, उनको बहुत तकलीफ होती है। उनको इतनी तकलीफ देके आज प्रोडक्शन हो रहा है, पूरी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है। ये कोरोना तो अभी आया 2019 में, उसके पहले 4-5 साल पहले अमेरिका में एक बहुत बड़ा रिसर्च और पेपर्स भी और बुक भी प्रकाशित हुई है कि किस तरह से हम ये अमानुष ऐसे एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, और उसकी वजह से कितनी सारी बीमारियां निकल रही है। ये स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कितने सारे वायरल फीवर्स, ये सब इनकी वजह से है। हम लोग ट्रीट ही नहीं कर रहे इनको बराबर। और इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन हम कर सकते हैं जब हम छोटे छोटे 10-20 ऐसे छोटे छोटे नंबर्स में छोटे छोटे डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। हमारे महिला बचत गट कर सकते हैं, हमारे वहां के गांव में रहने वाले लोग कर सकते हैं। और ये भी जो है ना, ये हमें देखो, हमारी एक संस्कृति है। हमारे घर में अगर कोई भी जानवर रहता है तो हम पूरे उसको अपने घर जैसा उसके साथ रखते हैं उसको। तो ऐसे ही जो प्रसन्न, जो खुश ऐसी गाय है, अगर वो आपको दूध देगी तो दूध के साथ आशीर्वाद भी देगी ना। इतनी अच्छी चीजें की जा सकती है, कितना अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। और ये देखिए, ये महादेवी अरेर करके एक महिला है जिनका तो कितना इंस्पायरिंग एग्जाम्पल हमारे सामने है। ये बहुत ही गरीब फैमिली से, बहुत ही गरीब, इनके पति मजदूरी करते थे। 10 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे जितना भी पैसा था वो खर्च करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि अभी कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। और 10 साल पहले ये बहुत ही गरीब फैमिली से आई हुई एक महिला ने एक गाय के साथ शुरुआत की, एक गाय के साथ, गरीब, सबसे गरीब ऐसे फैमिली से। और आज 10 साल के बाद ये महिला कह रही कि मैं अपना ब्रांड
करना चाहती, ब्रांड खोलना चाहती है, क्योंकि इतना बड़ा व्यवसाय, इतना बड़ा बिजनेस आज वो कर रही है। तो अगर किसी भी सहारे के बिना अगर ये काम कर रही है, इतनी इंस्पायरिंग महिला काम कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। आज एक 500 लीटर का भी पर डे का सेलिंग की अगर आपने बात की, दिन में 500 लीटर सिर्फ दूध, अच्छा दूध कस्टमर को देना, जो बहुत जरूरत है कस्टमर्स को, हमें अंदाजा ही नहीं है, हमें अंदाजा नहीं है, क्योंकि वो कस्टमर ये जो आज नकली दूध बनाते हैं ना, ये बहुत बार तो जो नामचीन कंपनियां होती है ना, उनके बैग में डाल के दूध देते हैं लोगों को, तो पता ही नहीं चलता ना क्या चल रहा है। हम जब 500 लीटर बेक सी सेलिंग करेगी और पूरा वैल्यू चेन अगर हमारा कंट्रोल में है, यानी हम जो तैयार कर रहे हैं, अगर हम अपने गांव में अपने तहसील में बेच रहे हैं तो हमारे कंट्रोल में है ही, लेकिन हमारे गांव में तैयार करके अगर हम दिल्ली में दे रहे हैं, कोलकाता में दे रहे हैं, तो वहां भी हर म्यूनिसिपल वार्ड में अगर हमारे लोग हैं, जो लेके जाने वाले, गाड़ी चलाने वाले भी हमारे लोग हैं, तो सब कुछ कंट्रोल है। और ऐसी जगह पे जब हम देंगे, यानी ये 500 लीटर का भी जो मैंने आपको बोला, इस 500 लीटर के साथ भी आप कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, कितना सा अच्छा रेवेन्यू उनके लिए और खुद के लिए जनरेट कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा काम हम करोगे। और इससे कई सारे एग्जांपल्स है, कई सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। अभी इसके साथ ये जो भी बिजनेस हम करेंगे हमारे लोगों के लिए, ग्राम पंचायत में, म्युनिसिपल वार्ड में, इसके साथ क्या करेंगे बेसिकली, इसके साथ हम लोगों के हाथों में पैसा देंगे, और जब लोगों के हाथ में पैसा देंगे तो फिर उनकी परचेसिंग पावर, स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वो ज्यादा खर्च कर पाएंगे। और जैसा हमने देखा कि 90% वो पैसा खर्च करते हैं, तो जब 10,000 हम लोग किसी को कमा के देंगे, वो 90,000 की जीडीपी का निर्माण करेगा। जब उसके जेब में 10,000 रुपए आएंगे, तब फिर जाके वो कुछ बच्चों के लिए खरीदेगा, कुछ घर के लिए खरीदेगा, कुछ रेस्टोरेंट में जाएगा, कुछ फैमिली के साथ कुछ मेले में जाएगा, और फिर इसकी वजह से अलग अलग जगह पे जो खर्च करेगा, तो बाकी छोटे छोटे जो हमारे दुकानदार हैं, वेंडर्स हैं, उनको तो पैसे मिलेंगे, फिर इनका भी इनकम अच्छा होगा, क्योंकि अभी लोगों के पास पैसा आया है तो वो खर्च कर रहे हैं, तो फिर स्त्री वाला हो या ये हो, छोटी छोटी चीजें हैं जो बेहतर हो, और इससे वो इकोनॉमी बढ़ेगी, इससे वो जीडीपी का निर्माण होगा। और इसलिए अगर एमवीपी और एबीपी की बात करें, ग्राम पंचायत और वार्ड लेवल की, तो आपकी पहली जो जिम्मेदारी है वो 100 लोगों की। हमें अपने ग्राम पंचायत में, अपने म्युनिसिपल वार्ड में 100 ऐसे लोग जिनको जरूरत है कामकाज की, रोजगारी की, उसकी जिम्मेदारी लेंगे फर्स्ट। और 100 लोगों की जब जिम्मेदारी लेंगे तो क्या करेंगे, जब उन लोगों के साथ जितना भी हम प्रोडक्शन करेंगे, माल तैयार करेंगे, बेचेंगे, जो पूरा रेवेन्यू तैयार होगा, ऑलमोस्ट 6 करोड़ का माल तैयार करके बेचेंगे आप 100 लोगों के पीछे, उसमें आपका खुद का इनकम वो 5.5 लाख से लेकर 6.5 लाख का है महीने का, और जो साल का बन जाता है 66 लाख से लेके 80 लाख तक। तो ये 100 लोगों की जिम्मेदारी लेंगे तो ये आपका इनकम है। लेकिन सबसे अच्छी बात, आप जब 5-5.5 लाख रुपए कमाएंगे, 6 लाख रुपए कमाएंगे, 10 लाख रुपए किसी को कमा के देंगे आप, रोजगारी के अवसर अनुसार, एम्प्लॉयमेंट के अनुसार 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल तैयार करेंगे आप, आई मीन लेना पड़ेगा आपको, वो तैयार करेंगे किसान, तो उनको देंगे 10 लाख रुपए, तो उनके 10 लाख रुपए, इनके 10 लाख रुपए, और बाकी मैन्युफैक्चरिंग में 5-6-7-8 लाख रुपए लगेंगे। तो आप इतने पैसे तहसील में जब तैयार करोगे, निर्माण करोगे, तो सोचिए जीडीपी कितना तैयार करोगे, और इतना करने के बाद आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। और आगे के 3 साल में हमारी अगर 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, वैल्यूएशन कंपनी बनानी है, तो आपका सिर्फ 150 से लेके 200 इतना ही टारगेट है। भले ही आपको जो जिम्मेदारी होगी, तो आने वाले दिनों में शायद 1,000 लोग आपके लिए काम करेंगे, आपके साथ काम करेंगे, लेकिन 10,000 करोड़ की कंपनी बनाने के लिए कितना करना है, तो इतना ही जितना हम बनेंगे। और इन सब चीजों, देखो ये सभी चीजें जो हमें करनी है ना दोस्तों, ये सभी जो काम हमें करने हैं, ये बिजनेस का निर्माण करना है, वैल्यूएशन का निर्माण करना है, ये प्रोडक्ट्स वगैरह सब 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 सेकेंडरी है। मैंने आपको सिर्फ अभी 1-2 एग्जांपल दिए, कई सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ जो आप रियलाइज करेंगे। आप जाइए, घूमिए अपने गांव में, शहरों में, आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ करके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कस्टमर, वो है लोग। लोगों को अपने साथ रखना होगा, लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा, ये सबसे जरूरी है। फिर वो क्या तैयार करेंगे, उनकी जरूरतें क्या, ये अलग बात है। जो लोग आज जो मेहनत करेंगे आपके लिए, कुछ तैयार करेंगे, बेचेंगे,
वही खरीदेंगे भी आपसे। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, आपको समझ में नहीं आएगा कितनी इतनी सुबत्ता कैसी हो गई, कैसे लोग इतने खुशहाल हो गए, इतना फर्क पड़ेगा। क्योंकि यही लोग जो जो तैयार कर रहे हैं वही कस्टमर्स भी है। आपके यहाँ भी हम वो 90% लोग हैं जिनको आज जरूरत है। टारगेट रखे कि 60 से लेके 80% लोग हमारे साथ होने चाहिए। और हमारे विषय भी वैसे है ना, पर्यावरण है, 100% एम्प्लॉयमेंट है, 100% इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एम्पावरमेंट है किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, एनर्जी सुपर पावर करना है। ये तो ऐसी चीज है ना, ऐसे सब्जेक्ट है, विषय है कि सब लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और अभी इमीडिएटली बहुत सारे अमीर लोगों के पीछे जाने की भी जरूरत नहीं, मैं बोलता हूँ। ऑफकोर्स वो आएंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे क्योंकि पर्यावरण है। लेकिन ये बात तैयार करना और अमीर लोगों को ही बेचना ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटी छोटी चीजों के साथ भी ये सब होने वाला है। इनफैक्ट छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो हमारे लोगों को लगते हैं, किसी भी सामान्य व्यक्ति को लग सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के साथ हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। इनफैक्ट वही कर सकते हैं, उसी प्रोडक्ट के साथ ही, वो करने के बाद ही हम लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं। और हम बेसिकली 90% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये जो 90% लोग हैं जिनकी इनकम कम है, जिनकी बहुत बेसिक चिंताएं हैं, इश्यूज है जिनके सामने, इनके लिए काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक ही फोकस करना है दोस्तों, एक ही, कि इनको अपने साथ जोड़ना है। कुछ बेचने के लिए नहीं, इनको नौकरी देने के लिए, काम, कुछ पगार देने के लिए, कुछ पैसे कमा के देने के लिए, अपने गांव में, अपने शहर में कहीं जाने की जरूरत ना पड़नी चाहिए। इसके लिए एक बार इनको अपने जोड़े, वो अपने आप वो साइकिल तैयार होगा। आज भी कस्टमर करके जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना, ये सब प्रोडक्ट्स एकदम गलत है, पर्यावरण के लिए गलत है, हाई हेल्थ के लिए गलत है। आपने देखा मैडम ने आज क्या कहा, ये इतने गलत ये सब प्रोडक्ट्स है। इसको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ हम लोग जब रिप्लेस करेंगे तो प्रोडक्ट की भी सबको जरूरत है। आप सिर्फ इनके लोगों, इनके ऊपर फोकस कीजिए। एक बार आपने ये काम किया, इनको फोकस किया, तो ये जो चीज है ना, 10,000 करोड़ की कंपनी बनाना, वैल्यूएशन बनाना, ये एकदम सेकेंडरी। कौन से प्रोडक्ट्स तैयार होंगे, क्या करेंगे हम लोग, ये एकदम सेकेंडरी। आप सिर्फ लोगों को अपने साथ जोड़िए। लक्ष्य रखिए कि हमें 70 से 80% लोग हमारे साथ होने चाहिए। एक बार आपने काम किया तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपकी कंपनी आगे के 3 साल में वो 10,000 करोड़ की कंपनी बनाएं, और मिलकर हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएं। धन्यवाद। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का बीड़ा एमसीएल ने उठाया है और उसकी दिशा में हमारे पद लास्ट 20-22 सालों से अग्रसर है। बट आपने आज जो सुना है, उस तरह का एक पॉलिश रास्ता, एक पॉलिश रोड मैप इस इंडिया में कोई नहीं देता सिवा एमसीएल के और डॉक्टर श्याम सुभाष गौसर के। सो गुड मॉर्निंग एमसीएल परिवार। और एक शुक्रवार शाम से का ट्रेनिंग वेबिनार हमारे दिमाग पे एक जोरदार प्रहार और एक सोच पे जोरदार हुआ। जी हाँ, इस देश ने मुझे